बाबू? रे पीछे हल्ला कम करो, पीछे हल्ला कम करेगा। देखो जैसे इसको फिगर को हम पहले मिटाते हैं, अभी तो केंद्रिका में नहीं पहुंचे, ठीक है। हम पहले अध्ययन करने वाले हैं कोशिका के। तो जाहिर सी बात बाबू कि हमें कोई कोशिका का फिगर बनाना होगा कि नहीं। तो देखिए हमारे बुक में दिया है एक जंतु कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक पादप कोशिका। तो हम पहले बनाएंगे कौन सी? जंतु कोशिका की सूक्ष्म रचना, जो कि देखिए मोटा मोटी हम इस फिगर को बना लेते हैं। जैसे इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ऐसी ना है दिल बाबू? देखो ये फिगर दिया हुआ, अरे चरखूट करके दिया हुआ है ना, वो सर्किल करके, अच्छा इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, यही ना, और इसको भी ऐसे कर दिया। चलो अब देखो यहाँ जो देल है बाबू, तो सबसे पहले इसमें हम सब किसको ढूंढ रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली पहले कह रहे थे किसको, उसका पहले अध्ययन जब हम देखें कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कह रहे थे, तो प्रत्येक कोशिका, मतलब कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार की पदार्थ, जैसे ये जो मान लो कि क्या है, अभी आंतरिक फिगर इसमें मत देखो तुम, ये आंतरिक फिगर, इसको बाहर से देखो, ये टोटल क्या है? कोशिका है बाबू, क्या है? तो कोशिका के अंदर बहुत सारे विभिन्न अंदर में पदार्थ है, इसके अंदर में क्या? बहुत सारा पदार्थ है, और उस कोशिका को, मतलब इसके अंदर जो विभिन्न पदार्थ है, वो प्लाज्मा झिल्ली अपने से होकर बाहर आने और जाने नहीं देता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो रहा है बाबू कि कोशिका के जो साइड में, सबसे साइड में जो झिल्ली पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिसका काम क्या है कि इसके अंदर के पदार्थों को बाहर आने नहीं देना। वो किसका काम है? प्लाज्मा झिल्ली का काम है। उसके बाद देखिए फिर से कहा जा रहा है क्या कि प्लाज्मा झिल्ली से कुछ विशेष पदार्थ अंदर या बाहर आ और जा सकते हैं। इसे विशेष कारण से, मतलब कोशिका का एक आकार निश्चित रहता है। जैसे एक चीज समझ लो, मान लो कि जैसे ये स्केज है, प्लास्टिक का है ना, ये स्केज है। अब ये स्केज में हम बोल रहे हैं कि कोई भी पदार्थ अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता, तो ये तो निर्जीव है ना। अगर वो सजीव होगा तो कुछ चीज़ों का त्याग भी करेगा और कुछ चीज़ों का ग्रहण भी करेगा। तो क्या कोशिका तो एक सजीव है, कोशिका एक क्या है? तो अर्थात वो बहुत सारे रासायनिक पदार्थों की त्याग भी करती है और बहुत सारे को ग्रहण भी करता। लेकिन यहाँ प्लाज्मा झिल्ली जो है, साहब खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि हम अंदर वाले चीज़ को आने ही नहीं देंगे, नहीं ना बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली का परिभाषा तो यही ना है कि प्रत्येक कोशिका के आंतरिक भाग में जो रचनाएं, लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, उसको बाहर आने नहीं दिया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? मतलब चारों पट्टी से घिरा हुआ रहता है, उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जैसे यहाँ देखो बाबू, एक प्रश्न बना था कि कोशिका को निश्चित आकार कैसे मिलती है? कोशिका को क्या आकार बाबू? कोशिका को निश्चित आकार कैसे मिलती है? कोशिका को एक आकार कैसे मिलता? कोशिका को आकार कैसे मिलता? तो देखो कोशिका को आकार मिलने का कारण ये है कि कोशिका का ये जो झिल्ली है ना बाबू, वो कुछ विशेष पदार्थ को अंदर भी जाने देता है और कुछ विशेष पदार्थ को। अब इसीलिए इसके आंतरिक भाग की संतुलन क्या रहता? बरकरार रहता। आंतरिक भाग की संतुलन बरकरार रहता, और इसी से कोशिका की एक निश्चित आकार बनती है। कोशिका के एक निश्चित आकार बनती है। कॉपी में देखना है, कोशिका के एक निश्चित आकार बन गया ना बाबू। उसके बाद दूसरा क्या बताए थे तुमको? वर्णात्मक। क्या बताए थे? वर्णात्मक झिल्ली। वर्णात्मक झिल्ली बताए थे। अभी बताओ वर्णात्मक झिल्ली क्या है? जैसे देखो पहले प्लाज्मा झिल्ली पढ़ ली है। कोशिका के चारों पट्टी एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका के अंदर की आंतरिक पदार्थ को बाहर आने नहीं देती है, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि कोशिका को एक निश्चित आकार कैसे मिलती है। तो कोशिका की जो झिल्ली है वह विशेष पदार्थ को अंदर या बाहर आने और जाने देती है, इसी के कारण कोशिका एक निश्चित आकार ग्रहण करता है। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णात्मक परागमय झिल्ली। वर्णात्मक परागमय झिल्ली। तो जैसे कहा तो ये जा रहा बाबू कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की पदार्थ की गति में है,
विभिन्न प्रकार की पदार्थ किस चीज में है? गति में है, परंतु प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ विशेष पदार्थ को ही अपने से होकर गुजरने देती है, सभी पदार्थ को नहीं। और इसी को कहते हैं कौन झिल्ली? वर्णात्मक परागमय झिल्ली। देखो वर्णात्मक परागमय झिल्ली, वर्णात्मक ये कुछ नहीं कर रहा, कोशिका के अंदर बहुत सारे विभिन्न पदार्थ हैं जो कि कौची में है? गति में है, जो कि में है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली तो उसको गुजरने देगा नहीं। लेकिन कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने देता है, वो कौन झिल्ली देता है? वर्णात्मक परागमय झिल्ली। तो शायद वर्णात्मक परागमय झिल्ली के बारे में भी आप सब लोग समझ गए। उसके बाद देखिए क्या विसरण किसे कहते हैं? एक शब्द आता बाबू, कौन शब्द बाबू? मतलब हमने दूसरा में ये सीखा, तीसरा में वर्णात्मक सीखा, चौथा सीखने वाले हैं विसरण। किसको कहते हैं विसरण? जाती है उसे विसरण कहते हैं। मतलब कहने का तो मतलब यह ना हो रहा है बाबू कि इसके अंदर में, अभी आंतरिक भाग नहीं बनाया फिगर, इसके अंदर में बहुत सारे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो गति में है। तो गति में है कैसे? उच्च सांद्रता से किस सांद्रता की ओर? निम्न सांद्रता की ओर जो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। कितना आसान है कि नहीं? कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या विसरण भी बता दिए? इसके बाद क्या बताए थे? परासरण। क्या बताए थे? तब बोलो, परासरण में क्या बताए थे? परासरण कहते मतलब ही क्या कर रहा? विसरण सुनो पहले की कर रहा था कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न ओर जाए उसको क्या कह दिए? लेकिन ये परासरण जी क्या कह रहे हैं? मतलब परासरण क्या परिभाषा क्या निकलेगा कि वो कौन? वर्णात्मक परागमय झिल्ली से। कौन झिल्ली से बाबू? मतलब ये अंदर बाहर वाला बात कर रहा। ये जो विसरण कर रहा था वो अंदरे से कह रहा था कि ये ज्यादा है ना, तो यहाँ चले आइए। यहाँ पर अगर कोशिका का पदार्थ ज्यादा है तो कहाँ चले आइए? नीचे चले आइए। क्या रे झकास की कर रहा रे बेवकूफ? नहीं आओ, तुम सबसे ही बात कर रहे हैं, अपने में मत भिड़ल रहा। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता अगर कोशिका के अंदर जा रही थी उसको विसरण कहे। परासरण कुछ करा? परागमय झिल्ली से। कौन झिल्ली से बाबू? वर्णात्मक परागमय, वर्णात्मक परागमय होकर उच्च जल की सांद्रता निम्न जल की सांद्रता की ओर जाती है, उसे परासरण कहते हैं। मतलब बस परासरण में फोकस क्या करना है? वर्णात्मक परागमय झिल्ली से जल उच्च सांद्रता से निम्न और जाती है, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। विसरण में क्या करना? जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है उसे विसरण कहते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद देखो बाबू, हम इसमें किसके 3 प्रकार बताएं? परासरण के। परासरण के कितने टाइप बताएं तुमको? 3 भाग, A, B, C। अब इसमें क्या बताए हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन, उसके बाद सम परासरण, सम विलयन या संपरासरण विलयन, या अगला अति परासरण दाबी विलयन। क्या नहीं हो रहा है? अति परासरण दाबी। अल्प परासरण किसको कहते हैं? अल्प परासरण। तो इसमें क्या बताते कि वह विलयन जो अल्प परासरण दाब उत्पन्न करता है उसे अल्प परासरण विलयन क्या करें बाबू? वह विलयन। विलयन वही ना जो अंदर से कहाँ आए या बाहर से कहाँ जाए, और वो भी कौची के द्वारा? वर्णात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा। तो इसमें अल्प परासरण में यही बताया गया है कि वह विलयन जो अल्प परासरण दाब उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्या समझ में आ गया? अल्प मिस होता छोटा मात्रा में, मतलब कम विलयन जाए, कम जल अंदर जाए और कुछ बाहर आए, कम कम मात्रा में, उसी को कह दिए अल्प परासरी दाबी विलयन। दूसरा क्या है बाबू? सम परासरी दाबी विलयन। तो यही कहा जाता है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के पदार्थ की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब अंदर भी बराबर हो और बाहर भी, उसी को क्या कह दिए? सम परासरी विलयन, सम परासरी। उसके बाद देख लीजिए बाबू, अति दाबी, अति परासरी दाबी। तो इसमें बताया गया यदि कोशिका
के बाहर स्थित विलयन कोशिका के अंदर के पदार्थ से अधिक सांद्रता या गाढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? अति परासरण दाबी। जैसे समझ लो, अरे अंदर वाला जो है ना, इधर देखो, फिगर देखो, कि मान लो कि कोशिका के अंदर में जो गाढ़ा पदार्थ है, इससे ज़्यादा गाढ़ा कहाँ है? बाहर है। इससे ज़्यादा गाढ़ा, और उसी को क्या कहेंगे? अति परासरण दाबी विलयन। अब देख लो सम वाला में की बोले, जितना अंदर में गाढ़ा है उतना बाहर में है जीराइन पर, उसे सम परासरी दाबी विलयन कहते हैं। अब देखो अल्पमिश क्या हो रहा? कम मात्रा में। अल्पमिश बोले तो बाबू कम मात्रा में, उसी को अल्प परासरी दाबी विलयन कहें। क्या विसरण परासरण हम सब समझ लिए? परासरण क्या कर लिए? समझ लिए। उसके बाद देखिए इसमें हमने बताया था, जैसे कि देखो ना बाबू, एक अति परासरण दाबी विलयन का तुमको बारे में बताएं। जैसे अंडा का कवच, अंडा का जो अंडा का कवच होता है वो बाहर से अंदर कोई पदार्थ के जाए देता है। क्यों? क्योंकि वो कवच हार्ड होता है। कवच क्या होता? मतलब कड़ा होता, इसीलिए ना नहीं जाने देता है। इसके बाद और क्या हम बताए थे तुमको? बहुत सारे चीज़ बताए थे। इसे में एग्जाम्पल समझो कि जैसे अंडा को मतलब हम सब छील देते हैं, जो छिलका को छील दिए, और छिलका छीलने के बाद उसको नमक के घोल में बोले थे ना कि डालो, नमक वाले एक गिलास में नमक पानी घोल लेना, उसमें अंडा को क्या कर दो, तो अंडा क्या हो जाएगा? एटम सिकुड़ जाता। क्यों? सिकुड़ने का कारण ही होता कि अंडा में जो जल है ना वो कौन खींच लेता? नमक। कौन खींच लिया? तो बाहर वाला गाढ़ा ना था, बाहर वाला गाढ़ा है मतलब कौन है? अति है, बहुत ज़्यादा है, तो वो बाहर उसको क्या कर लिया? खींच लिया। और खींचा कैसे? तो कौन से? परासरण विधि के द्वारा। परासरण विधि से ना खींचा कि अंदर से क्या खींच लिया? बाहर। इसी प्रकार एग्जाम्पल बताए थे। तो देखिए इधर हम सब जंतु कोशिका का फिगर देखने वाले हैं। कौन कोशिका का बाबू? जंतु कोशिका। तो देखिए जंतु कोशिका का फिगर हमको पहले बनाना होगा, हल्का हल्का चीज। तो जंतु जैसे यहाँ पर क्या बना दिया? गोल्जी उपकरण। क्या बनाया बाबू? गोल्जी उपकरण। जैसे कि देखिए हम सब तुम आपको बताने वाले हैं, फिगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो फिगर बोर्ड पर बन जाएगा। तो जैसे देखिए ऊपर में क्या दिया गया, तुम सभी अपना अपना बुक देखो, जल्दी से बुक देखो। ऊपर में देखो गोल्जी उपकरण दिया है। कौन उपकरण दिया है बाबू? पहले सबसे पहले गोल्जी उपकरण हो गया। दूसरा देखो झिल्ली के जस्ट बगल में क्या दे ले? चिकनी अंतर्द्रव्यीय, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। उसके बाद देखो अंदर में रितिकाएं, मतलब कोशिका में बहुत सारे जगह पर बीच बीच में क्या है? खाली स्थान भी है, बहुत सारे जगह पर क्या है? उसके बाद कोशिका के अंदर में क्या दिया गया? कोशिका द्रव। क्या दिया गया बाबू? कोशिका द्रव। अच्छा चलो इसको रहने दो, हम फिगर बीच में ऐड कर देंगे। तुम सब फिगर समझ ली ना कि इस तरीके से दिया गया, हम वीडियो में ऐड कर देंगे। उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद हम सब क्या पढ़े थे? ये दोनों फिगर छोड़ो। उसके बाद देखो आओ हम क्या पढ़े थे? अति परासरण के बाद अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता? अमीबा अपने भोजन कैसे ग्रहण करता? तो इसका क्या परिभाषा बताया कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है। उसका इस गुण के कारण, उसके इस गुण के कारण क्या हो जाता है? बोलना रे, अच्छा से बोलना, साफ से। तू तो करके बोलती है, मुंह झाँक के। क्लियर से बोलो कि क्या बोला? कोशिका झिल्ली लचीली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? उसका इसी गुण के कारण बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की उसकी सहायता करता है। कोशिका झिल्ली इसी गुण के कारण अमीबा अपना भोजन, जैसे मानो बाबू ये है अमीबा बना है, ये क्या बना है? अमीबा। देखो भोजन कैसे ग्रहण करता, इसकी जो ये लचीली है, ये क्या है? मतलब कहीं से भी मुड़ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर भोजन रखल है, इसका क्या रखल है? अगला फिगर में ये क्या करेगा कि अपने आप को ही जो भोजन रखल है, ये भोजन के तरफ क्यों मोड़ेगा? ये भोजन के तरफ क्या कर लिया? खुद को मोड़ लिया। अभी भोजन के तरफ मोड़ लिया बाबू, ये क्या है? भोजन है। ये क्या है? भोजन। देखो उसके बाद अगला फिगर में ये क्या करेगा कि इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ के ना एकदम भोजन के करीब पहुंच जाएगा, और ये रहा भोजन उसका। और अगले फिगर में क्या ये करेगा कि भोजन को ही कहाँ पहुंचा देगा? अंदर पहुंचा लेगा। मतलब लचीला है, ये अंदर चला गया। भोजन कहाँ चला गया? तो लचीलापन, मतलब अमीबा अपने लचीलापन के कारण ही बाह्य पर्यावरण में स्थित भोजन को क्या कर पाता? ग्रहण कर पाता है। इसी प्रकार अमीबा अपना भोजन करता है। अमीबा अपना भोजन करता है। उसके बाद आगे क्या है? अमीबा अपना भोजन के बाद क्या बताएं आपको कि कोशिका भित्ति। कौची बताएं बाबू? कोशिका भित्ति। किसको कहते हैं कोशिका भित्ति? जीवाणुओं, कवकों, शैवाल और पौधे की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली
के बाहर एक अतिरिक्त आवरण होती है जिसके कोशिका, मतलब कहा जा रहा है ना प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी कौची कौची में रहता है बाबू, जीवाणु, कवक, शैवाल में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एगो क्या मौजूद रहता है, झिल्ली रहता है। उसको क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अरे भित्ति मिस नहीं समझता, मतलब दीवार के बाहर नहीं, जैसे छज्जी एगो लटका देवल जाता तो दीवार के बाहर भी न कर दिया गया। उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी अतिरिक्त एगो परत रहती है जिस परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहा जाता। क्या कहा जाता? कोशिका भित्ति। चलो रहने दो, कोशिका भित्ति से आगे कल बढ़ेंगे।